एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो और सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो। आपको देखो दोनों बुक टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल दोनों बुक के न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन दो एक्टिविटीज का कैश फ्लो कैलकुलेट करके बताना है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो हम कैलकुलेट करते हैं, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। यहां जो आपको दिया है सरप्लस, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कौन सा प्रॉफिट लेना है? क्या ये पूरा 10 लाख इसी साल का प्रॉफिट है, यही लेना है? नहीं, ध्यान से सुनो और समझो। जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है उसमें जो ये सरप्लस है, सरप्लस का बैलेंस है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो आज तक कंपनी अपना प्रॉफिट अर्न कर चुकी है। जब से इनकॉर्पोरेट हुई है, जब से ये कंपनी बनी है, इसने अब तक जितना भी प्रॉफिट अर्न किया वो आपको दिया है 10 लाख रुपीस। तो ये इसी साल का प्रॉफिट नहीं है। हमें इसी साल का प्रॉफिट चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे? देखो, लास्ट ईयर हमारा था ये टोटल 2,50,000 और इस साल ये इंक्रीज होकर के 10 लाख हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि इस साल के प्रॉफिट को हमने इसमें ऐड किया होगा। तो वो कितना प्रॉफिट हमने ऐड किया? 10 लाख माइनस 2,50,000, 7,50,000 हमने प्रॉफिट इसमें ऐड किया, तभी तो ये 10 लाख बना। तो इसका मतलब इस साल का प्रॉफिट आपका है 7,50,000। अब जो ये प्रॉफिट है ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं है, ये है आफ्टर टैक्स। जो हम प्रॉफिट बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं उसमें से कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं, कुछ हिस्सा हम रिजर्व में भी ट्रांसफर कर देते हैं, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी बांट देते हैं और अपने प्रॉफिट पर एक टैक्स का एस्टिमेशन भी करते हैं कि हमारे इस प्रॉफिट पर इतना टैक्स बन सकता है, इतना टैक्स हमें जमा करना हो सकता है। अब यहां पर देखो आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है ताकि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंच जाए। यहां से यहां तक पहुंचने के लिए जो चीजें आपने माइनस की थी वो वापस से प्लस करनी है। क्या रिजर्व से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है कि हमारे इतने रिजर्व्स हैं, पिछले साल इतने थे, इस साल इतने? नहीं है। क्या डिविडेंड हमने बांटा है? नहीं, वो भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं। लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स आपको पिछले साल का भी दिया है, इस साल का भी दिया है और नीचे यहाँ पर टैक्स पेड भी दिया है। तो कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है, कौन सी फिगर लेनी है? यहां पर तो क्वेश्चन में तीनों फिगर है सेम। आप कोई भी फिगर लेोगे तो आपका आंसर तो वही आएगा। लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स और फंडास क्लियर करने के लिए समझो कि आपको कौन सी फिगर पिक करनी है। आपको यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का प्लस करना है। क्यों? क्योंकि जो आपने पिछले साल का प्रोविजन किया टैक्स का, वो आपने जब बुक्स क्लोज की 31 मार्च को, 31 मार्च 2022, उसके बाद ही तो आप प्रॉफिट को कैलकुलेट कर पाए और उस पर टैक्स कैलकुलेट कर पाए। उसके बाद टैक्स को जो जमा करोगे वो आप 1 अप्रैल और 1 अप्रैल के बाद ही जमा करोगे। तो 1 अप्रैल के बाद जमा करते हो तो इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आ गया। तो ये जो लास्ट ईयर जो आपने प्रोविजन किया है टैक्स का, वो आपने इस साल पे किया, जिसके लिए आपका कैश का आउटफ्लो भी हुआ। लेकिन हम हर साल अपनी एक एस्टिमेटेड टैक्स की फिगर अपने प्रॉफिट में से जरूर माइनस करते हैं, जिसे हम प्रोविजन फॉर टैक्स कहते हैं। तो इस टैक्स के प्रोविजन की वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया। हमने जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट ट्रांसफर किया वो कम किया। हमें चाहिए वो पूरा प्रॉफिट जो हमने इस साल अर्न किया। तो इसलिए हमें करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स वापस से प्लस करना है। ये आ गया आपका 8,25,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या कोई दी है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है क्या? एबनॉर्मल इनकम या लॉसेस, वो इनकम लॉसेस जो आपको नॉर्मल रूटीन में हर साल नहीं होते, जैसे इंश्योरेंस का क्लेम मिलना, कोई कंपनसेशन मिलना, कोई लॉटरी लगना या कोई बेड डेट्स रिकवर होना, ये सब एबनॉर्मल इनकम है। इसी तरह से एबनॉर्मल लॉसेस क्या है? लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर। तो जो डैमेजेस हो जाते हैं वो आपके जो रूटीन के नहीं है, एक्सीडेंटल खर्चे, एक्सीडेंटल इनकम, वो आपके रूटीन की इनकम या लॉसेस नहीं है, वो आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहलाते हैं। और आपके इस क्वेश्चन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये आपके पास आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जो कि हमें सबसे पहला स्टेप
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए चाहिए। तो 8,25,000 आपके पास आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन कैश का मतलब वो खर्चे, वो इनकम जिसके लिए आपका कैश का आउटफ्लो या इनफ्लो नहीं हो रहा। मतलब खर्चा आपने प्रॉफिट एंड लॉस में तो डाला, लेकिन उसके लिए आपने किसी को पेमेंट नहीं की। ऐसे ही आपने कुछ इनकम डाली, लेकिन आपको उसके लिए कोई कैश का इनफ्लो नहीं हो रहा, किसी से कैश रिसीव नहीं हुआ। ऐसे कौन से खर्चे हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन। अब यहां पर डेप्रिसिएशन के लिए आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है। क्या ये उस डेप्रिसिएशन से डिफरेंट है? बिल्कुल। आपको ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जो दिया है, ये वो है जो आप अपनी एसेट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हो। अगर आप डेप्रिसिएशन का खर्चा डालते हो, एक्सपेंस डालते हो, तो उसका दो जगह इफेक्ट आता है। एक तो आप उसे एज ए एक्सपेंस बुक करते हो प्रॉफिट एंड लॉस में, दूसरा उतनी ही अमाउंट से आप अपनी एसेट की वैल्यू भी डिक्रीज करते हो ना। तो वो जो आप बैलेंस शीट में माइनस करके दिखाते हो डेप्रिसिएशन, उस डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बजाय आपने क्या किया, उसके लिए एक अलग अकाउंट खोल दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जहां पर अब तक हम कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं वो इसी अकाउंट से आपको पता चलेगा। इसका मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट में जो बैलेंस चल रहा है वो एट कॉस्ट चल रहा है। मतलब आपने इन एसेट को कितने रुपए में खरीदा, नॉट आफ्टर डेप्रिसिएशन, बल्कि ये वो अमाउंट जो आपने पेमेंट की इस एसेट को खरीदने में, और ये वो अमाउंट है जो आपने इस एसेट पर डेप्रिसिएशन अब तक लगाया। तो दोनों फिगर अलग अलग है। अब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है, इस अकाउंट में हम हर साल जो भी डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो इसी अकाउंट में डालते हैं। इस अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? सोचो, अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में से हम डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं तो उसका बैलेंस क्या होना चाहिए? यहां पर देखो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का बैलेंस होता है आपका डेबिट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपकी एसेट है, उसका बैलेंस होगा डेबिट। अगर आप डेप्रिसिएशन इसको माइनस करते हो, इसका मतलब इसका बैलेंस क्रेडिट है। तो ओपनिंग बैलेंस आप लिखो क्रेडिट साइड पर 10,62,500, और क्लोजिंग लिखोगे डेबिट साइड पर 11 लाख। अब यहां पर आपको दिए है कि आपने एक मशीन, यहां पर जितनी भी आपकी एसेट है वो आपको दी हुई है, इसी में से एक हिस्सा है मशीन, जिसकी बुक वैल्यू 1 लाख है। बुक वैल्यू का मतलब है जो आपने इस एसेट को खरीदा था वो कॉस्ट, और उसमें से जो अब तक डेप्रिसिएशन लगाया आपने, वो माइनस करने के बाद जो आज की डेट की वैल्यू है वो आपको दी है 1 लाख। बुक वैल्यू का मतलब आज की डेट में इसकी वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपीज है। जो एसेट आप सेल कर रहे हो उस पर आप कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हो, 1,62,500। तो कंफ्यूज मत होना, एसेट की वैल्यू कॉस्ट कॉस्ट नहीं है, ये आफ्टर डेप्रिसिएशन है। तो ये तो कम है और ये ज्यादा है डेप्रिसिएशन, ऐसे कैसे हो सकता है? जब आपको फंडास क्लियर होते हैं ना कि बुक वैल्यू का मतलब क्या है, बुक वैल्यू का मतलब है ये आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू है, तो आप कंफ्यूज नहीं होते। और यहां पर हमने अब तक इस पर कितना डेप्रिसिएशन लगाया, 1,62,500। तो ये जो आपने डेप्रिसिएशन लगाया वो आपका इस अमाउंट में एडिड है। हमें इस अमाउंट को यहां से निकालना है, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस वो प्रेजेंट करता है कि आपकी जो एसेट्स हैं एट प्रेजेंट 31 मार्च 2023 को, उस पर अब तक आपने कितना डेप्रिसिएशन लगाया। अगर हम इसको इंक्लूडेड रखेंगे तो रॉन्ग फिगर आएगी, रॉन्ग पिक्चर प्रेजेंट होगी। तो जब जब हम एसेट को बेचते जाते हैं, सेल करते हैं, तो उस एसेट से रिलेटेड डेप्रिसिएशन को यहां से निकाल देते हैं। जैसे मशीनरी को बेचोगे तो मशीनरी की वैल्यू, वहां एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी ना, कि उतनी अमाउंट की हमारे पास एसेट नहीं रही तो वहां से हटाना है। इसी तरह से उसका डेप्रिसिएशन आपको यहां से हटाना है। तो अब देखो, टोटल डेबिट साइड का टोटल है 12,62,500, और इस साइड का टोटल था 10,62,500। तो जो डिफरेंस आ रहा था वो क्रेडिट साइड पर आ रहा है, और क्रेडिट साइड पर डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब इस साल का डेप्रिसिएशन जो आपने लगाया वो आपने यहाँ पर प्लस किया है। तो 2 लाख रुपीज आपको इस साल का डेप्रिसिएशन मिल गया, जो कि आपने इस साल बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस में बुक किया ये खर्चा। अब हमने ये क्यों निकाला, हमें ये क्यों चाहिए? आपको याद है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमें नॉन कैश आइटम चाहिए, उसके लिए हमने ये मेहनत की है, ये 2 लाख रुपए वापस से हमें प्लस करने हैं
क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है जिसकी वजह से कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ। दूसरा, यहां पर ये जो आपने मशीन बेची है 20,000 लॉस पर बेची है, तो साथ के साथ मशीनरी अकाउंट भी बना लेते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट आपको दिया है, एक एक टोटल आपका ब्लॉक है जिसमें सारी एसेट है। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे लिखोगे 21,25,000, क्लोजिंग बैलेंस आपका 23,30,000। अब जो एसेट आपने बेच दी उसकी आपको पूरी की पूरी कॉस्ट निकालनी है, क्योंकि जो एसेट आप बेच रहे हो उसकी कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड है, और जब आप उसको बेच रहे हो तो वो अब आपके पास नहीं है, तो उसको वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, उतनी अमाउंट आपको कम करनी पड़ेगी कि अब वो मशीनरी हमारे पास नहीं। तो हम उसको कैसे निकालेंगे यहाँ से? हम सीधा सीधा अमाउंट नहीं लिख देंगे कि भी इतने की अमाउंट की मशीनरी है उसको निकालो माइनस करो, नहीं। हम उसको देखते हैं कि हमने जो मशीनरी को बेचा उसको हमने कैसे कैसे यूज किया। डेप्रिसिएशन उस पर अब तक हमने कितना लगाया? 1,62,500, जो कि यहाँ दिया है। इसके बाद हमने उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए की है, 20,000 के लॉस पर बेचा, तो इसका मतलब 80,000 रुपीज रिसीव किए। हमने इसको बेचा तो हमें 80,000 रुपीज रिसीव हुए, 20,000 का लॉस हुआ, तो टोटल ये जो मशीन थी इसका मतलब 2,62,500 की है, जिसमें से इतना डेप्रिसिएशन लगाया, इतना पैसा आपको मिला और इतना लॉस हुआ। टोटल वैल्यू आपने इस एसेट की माइनस कर दी यहां से। अब जो ये बची है एसेट क्लोजिंग बैलेंस, ये आपकी वो एसेट्स हैं जो अब आपके पास एट प्रेजेंट है 31 मार्च 2023 को, राइट। अब देखो क्रेडिट साइड का टोटल आपका 25,92,500 है, डेबिट साइड का टोटल 21,25,000 है। अब जो डिफरेंस आ रहा है वो डेबिट साइड पे है। डेबिट साइड पर अगर डिफरेंस है तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो या तो आपने एसेट को और परचेज किया, दूसरी ऑप्शन कि आपने अगर एसेट को सेल किया तो उस पर आपको प्रॉफिट हुआ। आपने एसेट को सेल तो किया लेकिन उस पर आपको लॉस हुआ है, ये डेफिनेट आपको पता चल चुका है। इसका मतलब गेन होने की तो बात है ही नहीं, तो गेन या प्रॉफिट वाला ऑप्शन तो आपका निकल गया। दूसरा ऑप्शन जो बचा कि एसेट को हमने परचेज किया वही रह गया। इसका मतलब इस साल हमने इतनी अमाउंट की मशीनरी और खरीदी, इतने अमाउंट की एसेट और परचेज की, 4,67,500, और एंड में लिखो टोटल। तो अब आपके पास सेल और परचेज जो आपने एसेट की वो पता चल गई, और जो आपको लॉस हुआ इस एसेट को बेच के, जो कि क्वेश्चन ने ऑलरेडी दिया है, फिर भी हमने यहाँ पर फाइंड भी कर दिया। तो अब ये 20,000 आपको ये भी चाहिए था। क्यों चाहिए था? देखो यहाँ पर एक तो डेप्रिसिएशन हम वापिस से ऐड करेंगे, नॉन कैश आइटम है। जो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है, फर्स्ट थिंग, एसेट को बेचना या खरीदना आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, तो उससे रिलेटेड लॉस आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का खर्चा नहीं है। दूसरा, लॉस होने पर आपने किसी को एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं की। हम अगर किसी एसेट को बेच रहे हैं तो हमने जितना फंड्स रिसीव किए वही हमारा इनफ्लो है। हमें लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ उससे मैटर नहीं करता। हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में जरूर बुक करते हैं कि हमें इस एसेट को बेचने पर ये नुकसान हुआ, ये फायदा हुआ। तो वो जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में ये खर्चा बुक किया, ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है और इसके लिए आपने कोई कैश का आउटफ्लो नहीं किया, तो इसको हम वापस से प्लस करेंगे कि ये खर्चा हमारे डिपार्टमेंट का नहीं है। वापस से प्लस करो 20,000, तो 2,20,000 आपने प्लस किया, तो आपके पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 10,45,000। इसके बाद अब हम करेंगे अपने करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का जो चेंज आ रहा है उसका इफेक्ट यहाँ पर लेना है। ट्रेड पेबल्स आपकी करंट लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों का टोटल, जो कि लास्ट ईयर 1 लाख थे, इस साल 3,75,000 हो गए। 2,75,000 से अगर करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपने सामान उधार पे खरीदा। उधार पे खरीदना, क्रेडिट पे खरीदना एक तरह से लोन लेना है, और लोन लिया तो क्या होगा? फंड्स का इनफ्लो। तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स आप प्लस करोगे 2,75,000। इसके बाद करंट एसेट्स आपकी लास्ट ईयर थी 11,50,000 और इस साल हो गई 13 लाख। 1,50,000 से इंक्रीज हो गई करंट एसेट। तो करंट एसेट अगर इंक्रीज हो रही है, एक तरह से आपने एसेट को परचेज किया, और अगर आप एसेट को परचेज करते हो तो क्या होगा? पेमेंट करोगे, और पेमेंट करोगे तो क्या होगा? आउटफ्लो होगा। तो माइनस करो 1,50,000।
अब ये प्लस और माइनस करने के बाद आपके पास आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 11,70,000। जो जो टर्म्स यहाँ पर लिखे उसी तरह से आपको प्रेजेंट करना है, क्योंकि ये आपका फॉर्मेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में मेंशन्ड है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रेजेंटेशन रखनी है, क्योंकि इस चैप्टर में इस क्वेश्चन में आपके प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहां से लेस करेंगे टैक्स पेड। कौन सा वाला, जो लास्ट ईयर हमने प्रोविजन किया था और इस साल हम पे कर पाए, तो इसकी वजह से जो कैश का आउटफ्लो हुआ वो हम 75,000 माइनस करेंगे, और हमारे पास अब क्या आ रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 10,95,000। ये क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है कि इस एक्टिविटी की वजह से हमारे पास फंड्स का इनफ्लो हुआ, हमारा कैश का बैलेंस इंक्रीज हुआ, राइट। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको समझ में आ गया। इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आपको कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंट बना चुके हैं, जहां से हमको सेल और परचेज की फिगर पता चली। तो सेल आपने की 80,000 की मशीन ली, 80,000 से इनफ्लो हुआ, प्लस होगा 80,000। 20,000 का जो लॉस हुआ वो यहाँ पर आप नहीं शो करोगे। सेल ऑफ प्लांट एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखना, जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिखना, बाय मिस्टेक टाइपिंग एरर है मेरी। तो सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 80,000 इनफ्लो है। लॉस को हम नहीं लिखेंगे, लॉस से आपका ना तो फंड्स का इनफ्लो हो रहा है ना आउटफ्लो हो रहा है, वो तो हम बस ये देखते हैं कि 1 लाख की एसेट को अगर 80,000 में बेचा तो फंड कितना आया, हमें उससे मैटर करता है, हमें उससे कंसर्न रखना है, बाकी और कुछ नहीं। उसके बाद आपने एसेट को परचेज भी किया, एसेट को परचेज किया तो क्या होगा, लेस होगा। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 4,67,500। फिक्स्ड एसेट नहीं लिखना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखना। आउटफ्लो हुआ, माइनस करो, प्लस माइनस नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब इस एक्टिविटी में आपने फंड्स का आउटफ्लो किया है, यूज किया है, पेमेंट की है। इस एक्टिविटी की वजह से हमारा कैश का बैलेंस डिक्रीज हुआ। तो जब भी नेगेटिव हो तो आपको कैश फ्लो फ्रॉम नहीं लिखना, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लिखोगे 3,87,500। नेगेटिव है तो ब्रैकेट में आएगा। तो दोनों एक्टिविटीज आपने सॉल्व कर ली। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलो, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करो ताकि उनको भी समझ में आए, उनकी भी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। गुड बाय एंड टेक केयर।